काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत में शिक्षक और बच्चों के बीच होता है एक पारिवारिक रिश्ता। निजी क्षेत्र से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देने का किया आह्वान। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को दी बधाई। पीएम ने शिक्षा क्षेत्र में सांकेतिक भाषा शब्दकोश, ऑडियो बुक्स, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा और विद्यांजलि पोर्टल जैसी कई महत्वपूर्ण पहलों का किया शुभारंभ। विद्यांजलि 2.0 को बताया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास संकल्प के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। तो NDEAR को बताया शैक्षणिक गतिविधियों के बीच एक सुपर कनेक्ट की कड़ी। हरियाणा में करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा। किसानों ने कहा, पंचायत में लेंगे आगे का फैसला। मंत्री अनिल विज ने किसानों से की शांति बनाए रखने की अपील। निपाह वायरस को लेकर केरल से आई राहत की खबर। जांच के लिए भेजे गए 10 सैंपल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। हाई रिस्क कैटेगरी के 45 के करीब नमूने भी जांच के लिए भेजे गए। बिहार के भागलपुर में बाढ़ की स्थिति का आकलन कर रहा है केंद्रीय दल। बाढ़ राहत उपायों के लिए राज्य सरकार ने की केंद्र से 3,763 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफगानिस्तान में पंजशीर पर तालिबान ने किया कब्जे का दावा। नई सरकार बनाने की कवायदें हुई तेज। सरकार गठन पर बुलावे की खबर पर चीन ने साधी चुप्पी। तो वहीं NRF ने तालिबान के पंजशीर पर जीत के दावे को किया खारिज। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं लालू चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से और इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ भी किया। इनमें भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, बोलने वाली किताबें, ऑडियो बुक्स, CBSE की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा, निपुण भारत के लिए निष्ठा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल शामिल हैं। शिक्षक पर्व 2021 का विषय है गुणवत्ता और सतत विद्यालय।
भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक शिक्षाविद, विशेषज्ञ और शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इस भागीदारी में समाज को भी जोड़ना है। एनईपी के फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। और प्रधानमंत्री ने विद्यांजलि 2.0 को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का संकल्प बताते हुए कहा कि इससे समाज को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना अहम योगदान मिलेगा। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। और पीएम मोदी ने एनडीएआर को लेकर अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा में असमानता को खत्म करके उसे आधुनिक बनाने में एनडीएआर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर यानी एनडीआर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। जैसे यूपीआई इंटरफेस ने बैंकिंग सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, वैसे ही एनडीआर सभी एकेडमिक एक्टिविटीज के बीच एक सुपर कनेक्ट का काम करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों के कर्तव्यों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है। हमारे शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है, एक पवित्र और नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहां शिक्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है। और ये रिश्ता, ये संबंध पूरे जीवन का होता है। इसलिए भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं, अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। और अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा के करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने कहा है कि वे पंचायत में आगे का फैसला लेंगे। आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इलाके में धारा 144 भी लागू की गई है। करनाल के अलावा राज्य के 4 जिलों में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली चंडीगढ़ रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। और हमारी किसान भाइयों से अपील भी है कि वो अपनी जनसभा करना चाहते हैं, करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें। अपने लोगों को भी समझाएं कि शांति बनी रहनी चाहिए।
आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो किसी भी हालत में अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। हमने स्मूथ ट्रैफिकिंग के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी किए हैं, तो लोग उन्हीं का उपयोग करें। और अब बात निपाह वायरस की। केरल के लिए राहत की एक बड़ी खबर है। निपाह वायरस की जांच के लिए जिन लोगों के सैंपल भेजे गए थे उनमें से 10 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनमें निपाह वायरस से मरने वाले बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट भी शामिल है। इन लोगों में निपाह वायरस के लक्षण दिखाई देने के बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। और केरल में निपाह वायरस के चलते कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दक्षिणी कन्नड़ जिला केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है और बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य और शिक्षा उद्देश्यों के लिए आते हैं। इसीलिए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 3 सितंबर को केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण से एक 12 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी। और अब बात टीकाकरण की। देश को कोविड टीकाकरण अभियान में अहम उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक कोविड वैक्सीन के 70 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश ने सिर्फ 13 दिन के अंदर ही 10 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी है। और इस बीच देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 31,222 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 42,942 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,92,864 है। अगली खबर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट केंद्र पर मुफ्त टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर और विजयवाड़ा स्थित स्वर्ण भारत ट्रस्ट केंद्रों पर भी वर्चुअल तरीके से मुफ्त टीकाकरण शिविर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए खिलाड़ियों, मीडिया कर्मियों सहित समाज के हर तबके को आगे आना चाहिए, जिससे कि टीकाकरण अभियान और सफल हो सके। पीपल्स लीडर, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, journalists, political leaders, every media, everybody has to take a lead and initiative because they can communicate better. Sportsmen are icons. Media communicates better, and also cinema artists and other people, they are all popular among the masses. That's why they all should join this campaign of mass vaccination. और इधर उत्तर प्रदेश में 28 जनपद कोविड-19 से मुक्त हो गए हैं। लगातार 2.5 लाख के आसपास प्रतिदिन टेस्ट किए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.001 ही बची है और रिकवरी दर 98.7% हो गई है। प्रदेश सरकार ने डोर टू डोर कैंपेन चलाकर वैक्सीनेशन के लिए भी काम किया है। लगातार फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाकर भी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 की तरह ही जिन लोगों को बुखार हो रहा है उनका इलाज किया जाएगा। जिन जनपदों में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है वहां कोविड-19 के लिए स्थापित अस्पतालों के उपयोग किए जा रहे हैं और वहां अलग से टीमें भेजी जा रही हैं। बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और कैसे लोगों को इस बीमारी से बचाव करना है इसके तरीके भी बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से बुखार फैला है उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उधर उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन को 14 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह पर अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेंगे। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान हर रोज रात 9 बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे, जबकि होटल और रेस्टोरेंट के लिए रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भीड़ भाड़ पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
और अब बात बिहार के बाढ़ की, जहां स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर मौजूद केंद्रीय दल आज दरभंगा और भागलपुर में बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रही है। टीम सार्वजनिक और निजी संपत्तियों और फसलों को हुए नुकसान का मौके पर आकलन कर रही है। इससे पहले केंद्रीय दल ने कल हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया था। वहीं पटना में मुख्य सचिव के साथ बैठक भी की थी। बैठक में राज्य सरकार ने केंद्र से अभी तक के नुकसान के लिए 3,781 करोड़ रुपए की मांग की है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्रीय टीम के सामने एक प्रस्तुतिकरण भी पेश किया। इसमें आधारभूत संरचनाओं, बांध, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली के साथ ही फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके संबंध में केंद्रीय टीम को अवगत कराया गया है। और वहीं बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुछ सुधार हुआ है। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 15 से घटकर अब 13 रह गई है। कोसी और गंडक बैराज से पानी का बहाव घटकर 1.5 लाख क्यूसेक रह गया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 राहत शिविर और 217 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 29 टीमों को तैनात किया गया है। 2,20,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही अभी भी बाधित है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 43,416 हो गई है और प्रभावित फसल क्षेत्र भी अब घटकर 15,981 हेक्टेयर का हो गया है। राज्य के 4 जिलों में सरकार द्वारा बनाए गए 14 राहत शिविरों में 718 लोगों ने शरण ले रखी है। हालांकि गोलाघाट जिले में बाढ़ का सबसे अधिक प्रकोप है, जहां पर 29,857 लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा मोरी गांव में 10,536 लोग प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान एक जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। नंद कुमार बघेल के बयान को लेकर रायपुर के डीडी नगर थाने में उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद रायपुर पुलिस ने नंद कुमार बघेल को कोर्ट में पेश किया। जमानत आवेदन नहीं लगाने की वजह से अदालत ने उन्हें 21 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 151 की 153 का की धारा और 505 बी की धारा लगी हुई थी डीडी नगर थाने से। इसके संबंध में आज उनको लाया गया था। न्यायिक रिमांड पे केंद्रीय कारागार में रखा गया है। 21 तारीख की आगामी तारीख दी गई है। उनकी ओर से जैसे भी निर्देश दिया जाएगा जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में, या जो भी उनकी ओर से निर्देशित करके कार्रवाइयों के लिए बताया जाएगा, वैसी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। आज केंद्रीय मंत्री ने मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा की और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का आकलन किया। रेल राज्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री पहली बार मुंबई के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रेनें मुंबई के लोगों की लाइफलाइन हैं। मुंबई के प्रवासियों का प्रवास सही, सुलभ और सुरक्षित कैसे हो, इसके लिए योजना बनाने की जरूरत है। मोदी जी की जो संकल्पना है, इस देश में जो भोपाल और गांधीनगर का स्टेशन डेवलप हुआ है, वही धरती पे देश के 68 स्टेशन डेवलप करना है। और रेलवे ये बम्बई के लोगों की लाइफलाइन है और बड़े ध्यान से देखकर इन बम्बई के जो प्रवासी है उनका प्रवास सही, सुलभ और सुरक्षित कैसा हो, इसके लिए कोई प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। वो प्लानिंग हम कल बैठ के बनाएंगे। मुंबई में सेंट्रल मुंबई, दादर और CSMT, ये जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, इस स्टेशन का डेवलपमेंट भी इसी में है। तो आम लोगों की समस्याएं जानने पहुंचे केंद्रीय मंत्री। और अब अगली खबर, फूड प्रोसेसिंग सप्ताह के तहत भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में 5 परियोजनाओं का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने गुजरात के फिनिक्स फ्रोजन फूड्स, अथोस कोलेजन, वसंत मसाला, कर्नाटक के हैंड फ्यूचर नेचुरल प्रोडक्ट्स, असम के ग्रेंटेक फूड्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत अनेक अधिकारी मौजूद थे।
इस मौके पर मंत्री पशुपति पारस ने उम्मीद जताई कि कृषि उत्पादों को बेहतर आय प्रदान करने और रोजगार सृजित करने की दिशा में मंत्रालय का प्रयास रंग लाएगा। प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि देश आगे बढ़े, विभाग आगे बढ़े, बेरोजगारी की समस्या दूर हो, हमारी महिलाएं, हमारी बहन माताओं को रोजगार मिले और देश में छोटा छोटा उद्योग लगे, इसके तरफ हम लोग तत्पर हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसन महमूद से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने इफ्फी और बंगबंधु की निर्माणाधीन बायोपिक सहित कई विषयों पर चर्चा की। ये बायोपिक लगभग 75% बन चुकी है। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी ऐतिहासिक रहे हैं, जनता के बीच में हो या सरकारों के बीच में हो, और मोदी जी की सरकार में इन रिश्तों को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। ये वर्ष भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जहां एक और भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, वहीं पर दूसरी ओर बांग्लादेश के भी अस्तित्व में आने के, लिबरेशन के 50 वर्ष हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। अगर मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ही बात करूं तो बंगबंधु पिक्चर जो बना रहे हैं बायोपिक, हम उसको भी लगभग कंप्लीट होने की तर्ज पर है, और उस पर कुछ शूटिंग जो बांग्लादेश में होनी है वो कोविड-19 पैंडेमिक करके रुकी थी। तो इसकी शूटिंग भी वापस पूरी करके इसको प्रयास करेंगे कि मार्च महीने में रिलीज़ भी कर पाएँ। और अब अगली खबर, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली में स्मॉग टावर को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पोर्टल प्राण को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में लॉन्च किया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पेरिस समझौते के बाद भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सोलर से लेकर ऊर्जा उत्पादन के वो सभी प्रयास किए हैं जिससे हमें आज अपने वातावरण और ज़्यादा साफ सुथरा बनाने में सफलता मिली है। उन्होंने अपने वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की और कहा कि आज के इस दिन को स्वच्छ पवन, स्वच्छ नील गगन के मूल मंत्र के रूप में मनाना चाहिए। प्राण जैसी वेबसाइट को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि हम अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास की वायु की स्थिति और उसमें हमारा योगदान पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे हो सकता है वो हमको सेंसिटाइज भी कर सकती है। क्योंकि ये डाटा की उपलब्धता जो है ये हमको इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि हम जो भी कारण अकारण जिस कारण से भी वायु का प्रदूषण कर रहे हैं उसमें जो उपाय उन्होंने बताए उसके साथ साथ पॉलिसी स्तर पे भी हम किस प्रकार से इंटरवेंशन करके इसको हम स्वस्थ बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कश्मीरी प्रवासियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए विस्थापित कश्मीरी अपनी अचल और सामुदायिक संपत्ति से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट पर आवेदन करने के बाद एक यूनिक आईडी मिलेगी। इसके बाद शिकायत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को चली जाएगी, जहां से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्र और राज्य सरकार राज्य में कश्मीरी विस्थापितों की वापसी को लेकर लगातार प्रयासरत है। हाल ही में मनोज सिन्हा ने घाटी में वापसी करने के इच्छुक कश्मीरी पंडित परिवारों के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी बताते हुए उचित निर्देश जारी किए थे। देश और विदेश में बसे कश्मीरी स्थापित राहत और पुनर्वास विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आधिकारिक रूप से पोर्टल लॉन्च करते हुए मुझे लगता है खुशी भी है और तकलीफ भी है। दुख इस बात का है कि 24 साल से बहुत सारे असहाय लोग देश और दुनिया में कहां भटक रहे थे, उनको न्याय नहीं मिल रहा था और आस लगाए हुए थे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के सहयोग से ये जो एक स्थिति बनी है निश्चित रूप से इनको न्याय मिलेगा। वेब लिंक बना करके 2 हफ्ते पहले इसे चालू किया गया था, जिसका आज फॉर्मल लॉन्च हुआ है। 745 कंप्लेंट इस दौरान आ गई।
और अब खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां पेगासस मामले में सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस मामले में विस्तृत हलफनामा दायर करेगी। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक जानकारी दे चुकी है और इससे ज़्यादा सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। अफगानिस्तान के हाल की बात, तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान पर तालिबान का सहयोग करने का आरोप लगता रहा है। अफगानिस्तान की आम जनता पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। काबुल शहर में आज एक बार फिर से हजारों की संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर्स थे जिन पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सीमा से बाहर निकालने की मांग की। लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र सरकार चाहिए। कनाडा में 20 सितंबर को मध्यावधि चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का चुनाव कराने का दांव उनके लिए उल्टा साबित हो रहा है। दरअसल चुनाव से पहले हुए जनमत सर्वेक्षणों में जस्टिन ट्रूडो पीछे चल रहे हैं। माना जा रहा है कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने अचानक संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग करने का फैसला किया, तब स्थितियां उनके अनुकूल दिख रही थीं। लेकिन देश में अचानक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कनाडा में माहौल बदलता दिख रहा है। ताज़ा जनमत सर्वेक्षणों से उनकी बढ़त गिरना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एंग्स रीड इंस्टीट्यूट के अनुसार ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग जहां 2021 की शुरुआत में 50% थी, वो अब सितंबर में गिरकर 38% तक पहुंच गई है। अब पिछले सप्ताह से एरिन ओ टूल के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी आगे चल रही है। इस बार सिर्फ लिबरल या कंजर्वेटिव पार्टी मैदान में नहीं है, बल्कि इस साल के चुनाव में ब्लॉक क्यूबेक्वाइस, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन पार्टी भी मैदान में हैं। इन बदलती हुई परिस्थितियों में 5 प्रमुख पार्टियों के बीच 8 और 9 सितंबर को टेलीविजन पर बहस प्रस्तावित है। खिलाड़ियों के लिए विशेष हॉस्टल बनाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और खेल मंत्रालय के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। साई अकेडमी के बेंगलुरु, भोपाल और ग्वालियर सेंटर में खिलाड़ियों के लिए ये हॉस्टल्स कुल 75 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, खेल सचिव और कोल इंडिया के अधिकारी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में कोल इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर खिलाड़ियों के लिए एक जॉइंट एकेडमी भी खोलेगी। इस बार के ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में जो भारत के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो ऐतिहासिक था। जहां एक और पैरालंपिक्स में पिछली बार 19 लोगों का कंटिंजेंट था, इस बार 19 मेडल भारत जीता है। और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट जगत को आगे आने की भी आवश्यकता है, प्राइवेट संस्थाओं को और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी। और मैं आभार प्रकट करता हूं कोल इंडिया लिमिटेड का, जिन्होंने 3 स्पोर्ट्स हॉस्टल की स्थापना के लिए बेंगलुरु, ग्वालियर और भोपाल के लिए अपनी हामी भी भरी और साथ में 75 करोड़ रुपये का अनुदान भी किया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। ये तीनों हॉस्टल बनने से जहां एक और खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं कोयले के पैसे से हीरों को तराशने का काम किया जाएगा। भविष्य के ओलंपियंस को, भविष्य के खिलाड़ियों को भारत के लिए पदक जीतने के लिए सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। हम आभारी हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, कोल मंत्रालय के, कि जिन्होंने आगे बढ़कर खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये सराहनीय काम किया है। और भविष्य में भी कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से साई के साथ मिलकर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हम अकेडमीज़ की स्थापना करने का प्रयास करेंगे, कोयले के क्षेत्र में हो, देश में कहीं भी हो, ताकि खेलों को और बढ़ावा मिल सके और भारत भविष्य में और पदक जीत सके। तो खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और इसका नतीजा अब दिखने भी लगा है। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।